नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बच्चों किया था विलयकरण जूनागढ़ का, बलूचिस्तान का और भोपाल का। विलय भारत में किस प्रकार हुआ, आज की वीडियो में हम करेंगे। जो दो रियासत बची हुई हैं हमारी, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, उन दोनों का विलय भारत में कैसे हुआ। तो देखो बच्चों, जम्मू कश्मीर के जो उस समय राजा थे, यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो राजा हरि सिंह ने फैसला लिया, जो माउंटबेटन योजना के तहत था, कि कोई राज्य जहाँ चाहे शामिल हो सकता है। वो चाहे तो भारत का हिस्सा बने, चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये उस राज्य के ऊपर निर्भर करता था कि वो कहाँ शामिल होना चाहता है। तो राजा हरि सिंह ने फैसला किया कि हम किसी भी देश के अंदर शामिल नहीं होंगे, बल्कि स्वयं एक स्वतंत्र राज्य बने रहेंगे। और इस प्रकार उन्होंने जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। हालांकि 15 अगस्त 1947 तक सैकड़ों रियासत भारत का हिस्सा बन चुकी थी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। हालांकि वर्तमान में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, वहाँ से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हटाया गया। आज हम बताते हैं कि इसका विलय कैसे हुआ। तो देखो, 15 अगस्त 1947 को जो कश्मीर के राजा थे उस समय, वो थे हरि सिंह। राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह 1925 में कश्मीर रियासत का राजा बना था। 1925 में कश्मीर रियासत का राजा बना था। राजा हरि सिंह रणवीर सिंह के पुत्र थे, यानी इनके पिताजी का नाम था बच्चों रणवीर सिंह। तो ये रणवीर सिंह के पुत्र थे और अपने चाचा प्रताप सिंह के उत्तराधिकारी बने थे। प्रताप सिंह ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और ये प्रताप सिंह की जगह वहाँ के राजा बने थे रणवीर सिंह के पुत्र हरि सिंह। इनका जन्म जम्मू के अंदर ही हुआ था 23 सितंबर 1895 को। 23 सितंबर 1895 को इनका जन्म जम्मू कश्मीर के अंदर ही हुआ। हालांकि इनकी मृत्यु मुंबई में हुई, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। 26 अप्रैल 1961 को 26 अप्रैल 1961 को मुंबई के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य था, लेकिन उसका जो राजा था वो हिंदू था बच्चों, राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह ने मना कर दिया कि हम किसी भी रियासत में शामिल नहीं होंगे। इनकी पत्नी का नाम था बच्चों, इनकी पत्नी और एक पुत्र था। पत्नी का नाम था तारा सिंह देवी। तारा सिंह देवी इनकी पत्नी का नाम था और इनके एक पुत्र भी थे बच्चों, जिसका नाम था करण सिंह। क्या था? कुंवर करण इनके पुत्र का नाम था बच्चों। तो ये इनका पारिवारिक परिचय था राजा हरि सिंह का। राजा हरि सिंह ने 15 अगस्त को आज़ाद होने के समय कहा कि हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने की कोशिश की। यानी कि इन्होंने कहा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसका अर्थ है बच्चों कि ये चाहता था कि इनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे, जिस प्रकार से ये जैसे भी हैं उसी प्रकार से बने रहें। ना पाकिस्तान के अंदर शामिल हों, ना भारत के अंदर शामिल हों, बल्कि ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर इसकी रक्षा का भार संभाल लें। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने की पेशकश की थी इसने। हालांकि उसको स्वीकार नहीं किया गया था। ये एग्रीमेंट पेश किया था इन्होंने दोनों के सामने, भारत और पाकिस्तान के सामने। हालांकि इसे स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी इन्होंने अपना एक स्वतंत्र अलग से अपना राज्य बनाया, यानी अपना देश बनाने की कोशिश की राजा हरि सिंह के द्वारा। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो 20 अक्टूबर 1947 को 20 अक्टूबर 1947 को
जो पाकिस्तान समर्थित आज़ाद सेना थी, जो पाकिस्तान समर्थित आज़ाद सेना थी, उसने जम्मू कश्मीर के ऊपर हज़ारों लड़ाकों के साथ, जिसमें अधिकतर पठान थे, इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। वहाँ पर अत्याचार करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, लूट खसोट की, और कुछ भाग के ऊपर लगभग इनका कब्जा होने लगा और ये सेना आगे बढ़ने लगी। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे बच्चों, जैसे पुंछ का क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था पुंछ का क्षेत्र, और जो मुस्लिम बाहुल्य पुंछ का क्षेत्र था वो सारे के सारे राजा के विरोधी थे। तो उन्होंने इन लड़ाकों के साथ मिलकर, जो आज़ाद सेना के लड़ाके आए उनके साथ मिलकर उन्होंने भी राजा का विरोध किया। यानी कुछ हद तक जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने भी इस सेना का साथ दिया। 22 अक्टूबर को हजारों हथियारबंद लोग 22 अक्टूबर को कश्मीर में दाखिल हो गए, यानी कश्मीर के अंदर एंट्री हुई बच्चों 22 अक्टूबर को। तो जैसे ही एंट्री हुई तो राजा घबरा गए। यहीं पर ये सेना नहीं रुकी, अटैक करते रहे, और 24 अक्टूबर को इसकी सेना बारामूला में पहुंचने वाली थी, यानी बारामूला के पास पहुंच चुकी थी। वहां पर कब्जा करने के लिए धीरे धीरे इनका कब्जा होने लगा। 24 अक्टूबर को बारामूला में इनकी सेनाएं पहुंची, मतलब लगभग उसके पास पहुंच गई थी, और बारामूला के क्षेत्र पर भी ये कब्जा करना चाहते थे। ऐसा देखकर राजा हरि सिंह घबरा गए, और राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से उसके लिए क्या मांगी? सहायता मांगी। इट मीन्स राजा ने भारत सरकार से सहायता मांगी। 24 अक्टूबर को उन्होंने एक सहायता के लिए पत्र लिखा सरकार को कि हमें सहायता दी जाए, पैगाम भेजा कि हमारी रक्षा कीजिए, हमको बचाइए। जैसे ही ये पत्र भारतीय प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, जवाहरलाल के पास पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से वीपी मेनन को कश्मीर भेजा। वीपी मेनन जो उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के सचिव थे, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, वीपी मेनन को वहाँ पर भेजा गया उससे बात करने के लिए। वीपी मेनन राजा हरि सिंह से जाकर श्रीनगर में मिले, उनसे मुलाकात की। तो जैसे ही राजा हरि सिंह के पास वो पहुँचे श्रीनगर, तो राजा ने कहा कि हमारी रक्षा कीजिए, आप कुछ भी करें, हमारे राज्य को बचाइए, किसी भी प्रकार से कीजिए। उन्होंने महाराज से कहा, वीपी मेनन ने, कि आप यहाँ पर मत रहिए, बल्कि यहाँ से पलायन कर जाएं, क्योंकि सेनाएं श्रीनगर के पास पहुँच चुकी हैं और उनको पलायन करने के लिए कहा गया। और राजा ने जम्मू के लिए पलायन कर दिया और वो जम्मू में चला गया। लेकिन जैसे ही वीपी मेनन वापस जाने लगे, उससे बात करके, उसको पलायन करके, उसने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं सरकार से, वहाँ पर जाकर देखेंगे क्या होगा। तो वहाँ के जो महाराजा थे उसको अपने साथ लेकर दिल्ली पहुँचे, यानी महाराजा को नहीं, प्रधानमंत्री को। जो इसके प्रधानमंत्री थे राजा हरि सिंह के उस समय जो प्रधानमंत्री थे मेहर सिंह महाजन जो उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। राजा हरि सिंह की जो मंत्रिमंडल थी उसके अंदर वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे बच्चों। तो उसको लेकर दिल्ली पहुँचे और दिल्ली आकर उन्होंने सहायता की मांग की। जैसे ही इस मांग को एक्सेप्ट करने की कोशिश की गई, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों। तो उसी समय माउंट बेटन जो कि भारत के प्रथम वायसराय बने थे, तो माउंट बेटन ने उसको रोक दिया, कहा नहीं, अभी सहायता मत करो, बल्कि पहले जम्मू कश्मीर के जो राजा हैं हरि सिंह, उनसे आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करा लीजिए, यानी कि जो ये संधि
पत्र है उसके ऊपर हस्ताक्षर करा लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और प्रधानमंत्री ने ये बात मान ली। और अगले दिन फिर, यानी कि एक दिन के बाद 26 तारीख को फिर पहुंच गए वीपी मेनन वहाँ पर मिलने के लिए। 26 अक्टूबर 1947 को वीपी मेनन गए, 26 अक्टूबर 1947 को। उस समय तक बारामूला में सेनाएं प्रवेश कर चुकी थी, जो पाकिस्तान समर्थित सेना थी वो प्रवेश कर चुकी थी। 26 अक्टूबर 1947 को वहाँ पर वीपी मेनन पहुँचे और वीपी मेनन ने राजा से हस्ताक्षर करवाए और राजा ने हस्ताक्षर किए और दोनों के बीच संधि हुई और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए कि हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का अंग होगा। अनुच्छेद 370 के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, वो इसके अंदर शर्तें रखी गई थी, कुछ हद पर कुछ तरीकों से इसको शामिल करने की बात कही गई थी। 26 अक्टूबर 1947 को तो वीपी मेनन वापस आए दिल्ली, यानी 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए गए। 27 अक्टूबर को, अगर बच्चों प्रश्न पूछा जाए, 27 अक्टूबर को इसे माउंट बेटन जो उस समय वायसराय थे, इसे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से यह भारत का अभिन्न अंग बना। तो ये था बच्चों जम्मू कश्मीर के बारे में सारी चीज़ें कि वो कैसे भारत के अंदर शामिल किया गया। लेकिन राजा हरी सिंह को जब 26 अक्टूबर को उन्होंने साइन किए तो भी उन्हें विश्वास नहीं था कि भारतीय उनकी सेना उनके राज्य की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो 26 तारीख की रात को सोने लगे तो उन्होंने 26 तारीख की रात को सोने से पहले जो उस समय उनके अंगरक्षक थे, उस समय कप्तान दीवान अंगरक्षक थे इनके, कप्तान दीवान अंगरक्षक, जो इनके अंगरक्षक थे कप्तान दीवान, उनसे एक बात कही, बड़ी ही अजीब बात। इस बात से जाहिर होता है कि राजा हरी सिंह को भारतीय सेनाओं के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो उनकी रक्षा करने के लिए पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी। इसलिए उन्होंने 26 अक्टूबर की रात जब वो सोने गए तो सोने जाने से पहले उन्होंने अपने अंगरक्षक दीवान सिंह से कहा कि यदि कल सुबह आपको भारतीय सेनाओं और हवाई जहाज़ की आवाज़ कश्मीर के अंदर ना सुनाई दे, वो कश्मीर के अंदर ना पहुँचे, तो मुझे सोते हुए को ही गोली मार देना। इससे जाहिर होता है कि उन्हें इस बात पे शक था कि भारतीय सेना पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो 26 अक्टूबर को ये बात हुई। एक और प्रश्न बनता है बच्चों कि जो एग्रीमेंट किया गया, इंस्टीट्यूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये कितने पेज का था? ये केवल 2 पेज का इंस्टीट्यूमेंट था बच्चों, जिसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये था कश्मीर विलय, भारत के अंदर कश्मीर का विलय कैसे हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। उसके बाद हम हैदराबाद, जो भारत की सबसे अमीर रियासत थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे जी। कश्मीर के बाद हम बात करते हैं बच्चों हैदराबाद के बारे में कि हैदराबाद का विलय भारत के अंदर कैसे हुआ। तो देखो बच्चों, जिस समय 15 अगस्त को सभी छोटे छोटे जो राज्य थे, टुकड़े थे भारत के हुए वो सभी रियासतें लगभग भारत के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हो गई, जिस समय स्वतंत्र हुए। लेकिन जो हैदराबाद के निज़ाम थे उस समय ओस्मान अली खान, जो वहाँ के निज़ाम थे बच्चों, कौन? ओस्मान अली खान। ओस्मान अली खान। हैदराबाद उस समय भारत की सबसे अमीर रियासत थी बच्चों। ओस्मान अली खान वहाँ के निज़ाम थे। ओस्मान अली खान भी किसी भी हिस्से के अंदर, जो हिंदुस्तान के हिस्से हुए थे भारत और पाकिस्तान, किसी भी हिस्से में शामिल नहीं होना चाहते थे, शामिल ही नहीं होना चाहते थे, बल्कि उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य का आग्रह भी ब्रिटिश सरकार से किया था कि राष्ट्रमंडल के अधीन जो स्वतंत्र राज्य होंगे हमें उसके अंदर उसकी मान्यता दी जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया था। तो देखो बच्चों, ओस्मान अली खान उस समय मना कर चुके थे कि हम भी शामिल नहीं होंगे। सरदार पटेल ने भी इनसे आग्रह किया था, SB पटेल,
यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इनसे आग्रह किया, लेकिन उस आग्रह को भी इन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि हम किसी भी रियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम एक स्वतंत्र राज्य करेंगे, हम भारत में विलय नहीं करेंगे। दूसरी तरफ माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हैदराबाद का भारत के अंदर जो विलय हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी प्रकार का वाद विवाद न हो, कोई झगड़ा न हो, कोई मारधाड़ गोलीबारी ना हो, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से वो इसको शामिल करना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे बात से सहमत नहीं थे। उनको जानते थे कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि वो कठोर निर्णय लेके के द्वारा उसको शामिल करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला कि जो निज़ाम है उन्होंने हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने दूसरे देशों में अपने मंत्री को भेजा, दीवान को भेजा और हथियार खरीदने की बात की कि हथियार खरीद के लाओ। और पाकिस्तान से भी उसने पूछा कि क्या वो उसका साथ देगा यदि भारत उस पर आक्रमण करता है और वो स्वतंत्र राज्य बना रहना चाहता है। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि नहीं। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी पाकिस्तान कैबिनेट की मीटिंग ली, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि इस समय हम लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो कैबिनेट के मना करने के बाद वहाँ से इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उस समय एक बात कही। बच्चों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये शब्द किसने कहे। उन्होंने एक बात कही थी, सरदार पटेल ने क्या कही थी? देखो, एस.बी. पटेल के द्वारा एक बात कही गई थी उस समय। बच्चों, क्या बात कही गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक बात कही गई थी, क्या कि जो ये रियासत है हैदराबाद, हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है, कैंसर की तरह है, जिसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो पूछा जा सकता है बच्चों कि ये शब्द किसने कहे थे कि हैदराबाद भारत में कैंसर की तरह है और उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसा सरदार पटेल ने कहा क्योंकि वो जानते थे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस समय वो बहुत ही ताकतवर और अमीर थे। उस्मान अली खान, पैसे के मामले में उस्मान अली खान कितने ज़्यादा अमीर थे कि जिस समय 1965 में भारत में हैदराबाद के शामिल होने के बाद बच्चों 1965 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ तो उस्मान अली खान ने 5 टन सोना भारतीय सेना को दान में दिया था। 5 टन सोना यानी 5000 किलो सोना 1965 में उस्मान के द्वारा दान किया गया था। 5 टन सोना, याद रखना बच्चों, 5 टन सोना दान किया गया था। कब? 1965 में, जब भारतीय सेना को पैसे की सख्त ज़रूरत थी तो उसने इसकी सहायता भी की थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अमीर व्यक्ति थे उस समय। कहा जाता है कि पेपर वेट के रूप में ये जिस हीरे का प्रयोग करते थे उसकी कीमत भी लगभग 20 करोड़ बताई जाती है। पेपर वेट के लिए सिर्फ उस हीरे का प्रयोग करते थे। ये हीरे नुमा एक पेपर वेट था जो 20 करोड़ की लागत का था लगभग। तो उस समय बहुत ज़्यादा धनवान रियासत थी हैदराबाद। मैंने पहले ही आपको कहा था कि भारत की सबसे अमीर रियासत थी ये। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि उस समय कितने अमीर थे उस्मान अली खान, कितनी ज़्यादा संपत्ति थी इनके पास। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है जिसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके लिए, इस कार्य के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया बच्चों, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा पूछा जा सकता है हैदराबाद को किस ऑपरेशन के द्वारा भारत के अंदर शामिल किया गया था, तो आप कह सकते हैं ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत के अंदर शामिल किया गया था।
ऑपरेशन पोलो, हाँ एक प्रश्न और उठता है बच्चों कि ऑपरेशन पोलो का नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया। पोलो यानी कि जो एक गेम है पोलो, उससे संबंधित नाम है ये। पोलो एक गेम से संबंधित नाम है, तो इस ऑपरेशन का नाम पोलो ही क्यों रखा गया। सोचो एक बार कि इस ऑपरेशन का नाम पोलो ही क्यों रखा गया। क्योंकि उस समय हैदराबाद के अंदर विश्व में सर्वाधिक पोलो खेल के मैदान थे। 17 मैदान थे वहाँ पर पोलो के गेम के उस समय। ऑपरेशन पोलो इसलिए इसका नाम रखा गया कि विश्व में सबसे अधिक पोलो के खेल के मैदान उस समय हैदराबाद के अंदर थे। 17 मैदान थे, इस कारण से इसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो कब शुरू हुआ। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद के ऊपर अटैक कर दिया। हैदराबाद की सेना ने कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन 4 दिन बाद ही 17 सितंबर को समर्पण कर दिया। 17 सितंबर 1948 को इनकी सेनाओं ने समर्पण कर दिया, यानी कि हार मान ली और हथियार डाल दिए गए। तो 17 सितंबर को सेना के हथियार डालने पर जो वहाँ के राजा थे उन्होंने इसको हार को स्वीकार कर लिया और यह भारत का अंग बना। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का अंग बना। इस कार्रवाई के अंदर जो वहाँ की सेना थी उस समय, जिसको राजकर कहा जाता था, जो हैदराबाद की सेना थी उस समय बच्चों, उसे क्या कहा जाता था, राजकर। राजकर यानी कि पर्सनल सेना थी उसकी। तो राजकर लगभग 1373 राजकर हैदराबाद के मारे गए। 800 राजकर एक विशेष सेना थी, उसके अतिरिक्त जो सेना थी 807 जवान उसके भी मारे गए थे, यानी कि 1373 राजकर मारे गए और 807 अन्य जवान भी उसके अंदर मारे गए। तो दूसरी ओर भारत के केवल 66 सैनिक उसमें शहीद हुए थे। भारत की ओर से केवल 66 सैनिक शहीद हुए थे और कुछ सैनिकों को गंभीर चोटें भी आई थी, लेकिन जो मृत्यु हुई वो इनके इतने जवानों की हुई थी, लगभग 2180 जवान मारे गए थे इनके, और भारत के कितने 66। और ऐसी स्थिति को देखकर उन्होंने हार मान ली। 17 सितंबर 1948 को समर्पण कर दिया और जो हमारी संधि थी विलय पत्र की, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। देखो बच्चों, इस प्रकार से हैदराबाद रियासत का भारत के अंदर विलय हुआ। और जो हैदराबाद के निज़ाम थे यानी कि उस्मान अली खान, उस्मान अली खान उस समय बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, ये मैंने आपको बताया। जो इसके वंशज हैं उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। हालांकि उस्मान की बहुत सी रानियाँ थी, उस्मान ने बहुत सी शादी की थी, बहुत सी इसकी संतान थी, लेकिन किसी के बारे में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं होती। केवल एक को छोड़कर एक के बारे में पता चलता है कि जो इनके पुत्र हैं मुकर्रम, जो वर्तमान में इनके पुत्र हैं मुकर्रम, वो आजकल तुर्की में रहते हैं। तुर्की के अंदर इस्तांबुल शहर के अंदर वो एक छोटे से घर में रहते हैं और बिल्कुल दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी जिस रियासत का राजा कभी भारत का विश्व का सबसे अमीर राजा था, सबसे अधिक संपत्ति थी, जिसने अकेले भारतीय सेना को 5 टन सोना दान में दिया था, जो पेपर वेट के रूप में भी हीरे का प्रयोग करते थे, आज उसकी संतान, उसके वंशज एक बिल्कुल दीनहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहाँ पर नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बल्कि दयनीय स्थिति में है। मुकर्रम कहा जाता है कि एक तुर्की में है, इस्तांबुल में है। तो ये था बच्चों हैदराबाद के बारे में जानकारी। मैंने आपको 5 रियासत के बारे में धीरे धीरे जानकारी दी है। तो हाँ देखो बच्चों, ये कितने अमीर थे, ये कितने गरीब हैं, समय कब पलट जाए उसका पता नहीं चलता। समय कब आपका साथ दे दे, कब आपको अमीर से गरीब बना दे और कब गरीब से अमीर बना दे, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन आप कोशिश कीजिए अच्छी मेहनत करने की, आपका भी समय बदल सकता है, अच्छा समय आ सकता है। जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं सफल होने के लिए, वो एक दिन ज़रूर होगा। लेकिन हो सकता है आपको कुछ संघर्ष, कुछ कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही हो मेहनत करते समय। आर्थिक कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं। उनसे घबराना नहीं बच्चों, बल्कि उनको ही ढाल बनाकर आगे बढ़ो और कोशिश करो कि आप एक सुंदर भविष्य का निर्माण
कर सकें। तो ये था बच्चों, मैंने 5 रियासतों के बारे में बारी बारी आपको बताया, बलूचिस्तान, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर और हैदराबाद। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा भारत का विलय कैसे हुआ। इसके बाद आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है बच्चों और कुछ भी आपको लगता है कि आप सीख पाए हैं आज की वीडियो से, तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।